हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लाइव क्लास। हमने अभी तक वर्ड में जो पढ़ा है एक बार उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, फिर अपन वर्ड में आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कुछ पैकेजेस का ये एक समूह होता है। एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, आउटलुक एक्सप्रेस, ये लगभग 5 सॉफ्टवेयर्स का समूह है। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इसके मुख्य होते हैं। तो हमने वर्ड की शुरुआत करी थी। वर्ड में आपको बताया था यह एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है, यानी जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन, बायोडाटा, लेटर्स, रिपोर्ट्स इत्यादि बड़े ही आसानी से बहुत अच्छे तरह से टाइप करके वो तैयार कर सकते हैं वर्ड के अंदर। तो हमने जब शुरुआत करी थी वर्ड की, तो वर्ड में आपको बताया था कि हमें 2 मुख्य बातें करनी है। एक अपने को करनी है एडिटिंग, और दूसरी हमने बात करी थी फॉर्मेटिंग की। एडिटिंग में कुछ 5-6 कमांड्स अपन ने जिक्र किया था: कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू और फाइंड एंड रिप्लेस, और इनके हमने कीबोर्ड कमांड्स इत्यादि भी देखे थे। फिर हमने फॉर्मेटिंग की बात करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की फॉर्मेटिंग होती है। 3 तरह की फॉर्मेटिंग हम लोग जानेंगे। एक फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग या कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर हमने देखा था फोंट्स के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के फोंट्स के ऊपर हम किस प्रकार से आकर्षक बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कौन कौन सी इफेक्ट्स हम लगा सकते हैं। जैसे हमने देखा था फोंट स्टाइल। फोंट स्टाइल मैंने आपको बताया था कि 4 तरह की फोंट स्टाइल होती है: बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर और बोल्ड इटैलिक्स दोनों मिलाकर। उसके बाद हमने बात करी थी फोंट साइज की, और ये बताया था कि जो हमें स्क्रीन पर दिखता है वो 8 से 72 दिखता है, और बाय डिफॉल्ट जो फोंट का साइज होता है, यानी जब अपन टाइप करना शुरू करते हैं, वो 11 होता है। फिर हमने फोंट नेम की बात करी थी। तो बाय डिफॉल्ट यानी फोंट का जो नेम है वर्तमान में वो कैलिबरी होता है, ठीक है। फिर अपन ने बात करी थी फोंट इफेक्ट की, जिसके अंदर हमने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की बात करी थी। उसके बाद फिर हम आए थे अगली क्लास में अपनी पेज फॉर्मेटिंग के ऊपर। पेज फॉर्मेटिंग के अंदर हमने बात करी थी, पेज फॉर्मेटिंग के ऊपर हमने बात करी थी कि पेज जो होता है उसको किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, उसकी किस प्रकार से बनाया जाता है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के मार्जिन्स की आपके सामने चर्चा करी थी। विभिन्न मार्जिन्स आपको बताया था। 5 प्रकार के मार्जिन्स हमने बात करी थी, जिसके अंदर लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन और एक गटर मार्जिन की अपन ने बात करी थी, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मेटिंग हम देख चुके थे, और हमारी 2 फॉर्मेटिंग हम कर चुके हैं। एक हमने की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एक हमने की पेज फॉर्मेटिंग। आज हम एक तीसरी प्रकार की फॉर्मेटिंग लेते हैं, और तीसरी प्रकार की फॉर्मेटिंग कहलाती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ के अंदर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो यह समझना है कि पैराग्राफ किसे कहते हैं। एमएस वर्ड के अंदर पैराग्राफ किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये अपनी कंप्यूटर स्क्रीन है, स्क्रीन की ये अपनी एप्लीकेशन विंडो है जिसे अपन कहते हैं। तो इसके अंदर पैराग्राफ किसे कहते हैं, समझिए इस चीज को आप, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम पैराग्राफ, हम जब वर्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें पैराग्राफ अलग होता है। तो जिस तरह से अपन ये टाइपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हम कुछ टाइपिंग कर रहे हैं वर्ड के अंदर हम टाइपिंग करते हैं तो अपने आप हमारा कर्सर अगली लाइन पर आ जाता है। हमारा कर्सर अपनी आप अगली लाइन पर आ जाता है जब हम वर्ड के अंदर टाइपिंग करते हैं। तो इस प्रकार से जब भी हम वर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं तो अपने आप कर्सर अगली लाइन पर आ रहा है। परंतु जब भी हम पहली बार एंटर प्रेस करते हैं, जैसे ही आपने लाइन के आखिर में जाकर एंटर प्रेस किया, तो वो एक प्रकार का पैराग्राफ बन जाता है। जैसे यहां पर देखिए, ये आपने 2 लाइनें टाइप करी और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये एक पैराग्राफ कहलाएगा। अब भले ही आपने 1 लाइन के बाद एंटर प्रेस कर दिया तो ये एक पैराग्राफ बन गया। यानी आप जब भी एंटर प्रेस करते हो, वहां पर एक पैराग्राफ का निर्माण होता है, ठीक है। हम लाइन लगातार टाइपिंग कर रहे हैं। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या होता है कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगातार टाइपिंग करते जाते हैं और वो अपने आप लाइन नीचे आ जाती है। हम कीबोर्ड द्वारा टाइपिंग कर रहे हैं, लाइन अपने आप नीचे आ रही है, परंतु जैसे ही हम एंटर के प्रेस करते हैं वो एक पैराग्राफ निर्मित करती है।
तो सबसे पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि पैराग्राफ वर्ड में किसे कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन टाइप कर रहे हैं और एक शब्द आया, यहां पर एक शब्द आता है, मान लीजिए कोई एक लंबा सा शब्द है, सपोज एक शब्द है इंडियन। अब इंडिया तो यहां पर आ गया यहां तक, और एन यहां पर पूरा नहीं आ रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं कॉपी में, हम लोग डैश लगाकर अगला अक्षर नीचे लिख देते हैं। भाई हम लाइन के आखिर में पहुंचे और हमें एक शब्द लिखना था इंडियन। ठीक है, अब इंडिया तो यहां तक पूरा आ गया था, लेकिन एन यहां पर नहीं आया, लेकिन एन यहां तो हम एन डैश लगाकर यहां पर लिख देते हैं, यानी हमारा शब्द टूट जाता है, हमारा शब्द टूट जाता है। परंतु वर्ड के अंदर क्या है कि शब्द टूटने की बजाय, अब जैसे ये इंडिया और एन टूट गया था, वर्ड के अंदर ये शब्द टूटने की बजाय पूरा का पूरा शब्द अगली लाइन पर शिफ्ट हो जाता है, पूरा का पूरा शब्द अगली लाइन पर शिफ्ट हो जाता है। और पूरा शब्द जब अगली लाइन पर शिफ्ट हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है वर्ड रैप। इसको कहते हैं हम वर्ड रैप, वर्ड रैप कहलाता है ये। तो वर्ड रैप का मतलब क्या है कि शब्द लाइन के आखिर में पहुंचने पर, जब किसी शब्द को हम लाइन के आखिर के पहुंचने पर टाइप कर रहे हैं, तो वो शब्द टूटने की बजाय पूरा का पूरा नीचे शिफ्ट हो जाता है, और इसलिए इसको कहा जाता है वर्ड रैप। ठीक है, अब पैराग्राफ की ही हम बात करते हैं। पहले हमने समझा पैराग्राफ क्या होता है, फिर हमने देखा पैराग्राफ के अंदर वर्ड रैप किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। पैराग्राफ के अंदर अब एक शब्द आता है इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडेंट अपन किसे कहते हैं? मान लीजिए ये अपनी कंप्यूटर स्क्रीन है, इसके अंदर ये पैराग्राफ बना रहा हूं मैं। यहां पर ये हमने उदाहरण के लिए यहां पर ये 3 पैराग्राफ है। ओके, यहां पर ये 3 पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ का मार्जिन, बात समझना, पैराग्राफ का मार्जिन, यदि हम पैराग्राफ का मार्जिन हमें कम करना है या बढ़ाना है, देखिए मार्जिन तो अपन पूरी फाइल का सेट करते हैं, पेज का सेट करते हैं, लेकिन पैराग्राफ का लेफ्ट राइट मार्जिन अगर हम सेट करते हैं, तो वो जो पैराग्राफ का लेफ्ट राइट मार्जिन सेट करना, यानी पैराग्राफ को छोटा करना, इस तरह से लेफ्ट या राइट से बढ़ाना, ये कहलाता है इंडेंट। और जो इंडेंट अपन करते हैं, इंडेंट 2 ही तरह से हम कर सकते हैं, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। या तो पैराग्राफ का मार्जिन लेफ्ट से, या तो पैराग्राफ का मार्जिन को अपन लेफ्ट से सेट कर सकते हैं, या पैराग्राफ के मार्जिन को राइट से करते हैं, तो ये इंडेंट कहलाता है। वर्ड रैप की जहां तक हम बात करते हैं, वर्ड रैप ऑटोमेटिकली ऑन रहता है, हम कहते हैं बाय डिफॉल्ट वर्ड रैप ऑन है। ठीक है, तो हमने 3 बातें देखी अभी, पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ में इंडेंट क्या होता है, और पैराग्राफ के अंदर हम लोग किस प्रकार से अपना इंडेंटेशन और वर्ड रैपिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये अब एक और चीज आती है यहां पर, लाइन स्पेसिंग किसे कहते हैं। लाइन स्पेसिंग, वर्ड के अंदर 2 लाइनों के मध्य छोड़ा गया स्पेस, 2 लाइनों के बीच में छोड़ी गई जगह स्पेस कहते हैं। जब हम लगातार लिख रहे हैं वर्ड के अंदर, तो ये स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग 1 की होती है, ये लाइन स्पेसिंग 1 की होती है। लेकिन यदि हम एक एक लाइन छोड़कर लिखें, एक एक लाइन छोड़कर हम चाहते हैं लिखें, तो वहां पर हमें लाइन स्पेसिंग 2 की करनी पड़ेगी। तो लाइन स्पेसिंग क्या होता है? 2 लाइनों के मध्य छोड़ी गई जगह, लाइन स्पेसिंग, स्पेस माने जगह, तो 2 लाइनों के मध्य छोड़ी गई जगह लाइन स्पेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ के बारे में कुछ बातें थी। अब हम आगे चलते हैं अलाइनमेंट्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा है। आपने पूछा है इंडेंट एक बार वापस बताना, तो ठीक है, इंडेंट में एक बार आपको वापस समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए
मान लीजिए ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है। अब यहां पर तीन पैराग्राफ हैं। उदाहरण के लिए हम ये माने कि ये 3 पैराग्राफ हैं। तो ये 3 जो पैराग्राफ हैं, अब मुझे इनको लेफ्ट राइट से छोटा या लेफ्ट से छोटा या लेफ्ट से बड़ा करना है। देखिए इस तरह से लेफ्ट से छोटा या बड़ा करना है, यानी लेफ्ट और राइट इनके मार्जिन सेट करने हैं। लेफ्ट और राइट मार्जिन इनके सेट करने हैं, तो ये इंडेंट कहलाएगा। तो ये इंडेंट कहलाता है, इंडेंटेशन कहलाता है। अब एक सवाल है, सर लाइन के बीच में से स्टार्ट करें तो? देखिए लाइन के बीच में से आप लिखना शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पेस बार देकर या टैब की का प्रेस करके आप लाइन के बीच में आ जाएं, लिखें। लेकिन बात वही है कि आप एंटर जब प्रेस करेंगे, जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो एक पैराग्राफ का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर अगला एक शब्द आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट्स का मतलब क्या है? पहले तो जी हां, बिल्कुल सही फरमाया आपने। 2 लाइनों के मध्य छोड़ी गई जगह को लाइन स्पेसिंग होती है, 2 लाइन के बीच की जगह। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। आशा है आपको ये समझ में आ रही है बात। अब हम आगे चलते हैं अलाइनमेंट्स की तरफ। देखिए हम लोग स्क्रीन पर किस तरह से लिखते हैं? लेफ्ट से राइट। हम लोग जब टाइप करते हैं लेफ्ट से राइट लिखा जा रहा है, यानी बाएं से दाएं। तो यह अलाइनमेंट कौन सा कहलाता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। जब अपन बाएं से दाएं लिखना शुरू करते हैं तो यह अलाइनमेंट कहलाएगा लेफ्ट अलाइनमेंट। उसी तरह से यदि हम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, उसी तरह से यदि अपन राइट टू लेफ्ट लिखते हैं तो यह अलाइनमेंट अपना कहलाता है राइट अलाइनमेंट। मैं एक एप्लीकेशन ले लेता हूं, मैं यहां पर एक उदाहरण ले लेता हूं, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो आशा है आपको अलाइनमेंट क्लियर होगा। देखिए यहां पर मान लीजिए एक इंग्लिश में या हिंदी में अपने को प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, हमें एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है? एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है टू, जैसे उदाहरण के लिए द प्रिंसिपल, इस तरह से। तो ये अपन लेफ्ट से लिख रहे हैं, तो ये अपन ने लेफ्ट से लिखा, तो ये हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। उसके बाद में फिर हमने विषय लिखा, सब्जेक्ट, और ये हमें केंद्र में चाहिए। ये सब्जेक्ट अपने को केंद्र में चाहिए, तो ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट। ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट। और फिर नीचे अपन लिखते हैं भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, योर्स एविडेंटली, वो अपन राइट की तरफ लिखते हैं, तो ये अपना कहलाया राइट अलाइनमेंट। बात समझ में आई? लेफ्ट अलाइनमेंट, एक सेंटर अलाइनमेंट। जैसे आपको टाइटल लिखना है, तो टाइटल लिखने के लिए हमेशा अपन सेंटर अलाइनमेंट किए। अभी हम इसके कमांड्स भी करेंगे, कीबोर्ड कमांड्स भी करेंगे। और फिर राइट अलाइनमेंट, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चौथे प्रकार का अलाइनमेंट और आता है। यहां पर एक चौथे प्रकार का अलाइनमेंट और होता है। देखिए हम लोग जब टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते हुए कोई लाइन छोटी हो जाती है, कोई लाइन बड़ी हो जाती है, इस तरह से टाइपिंग होती है। जब हम टाइपिंग कर रहे हैं तो कोई लाइन छोटी हो गई, कोई बड़ी हो गई, तो हम क्या चाहते हैं? ये सारा का सारा काम हमारा एक सीध में आ जाए। सारा का सारा जो हमने लाइनें टाइप करी हैं, ये जो लाइनें हैं, ये सारी एक सीध में आ जाए। तो हम क्या करेंगे? इस सब को सेलेक्ट करके एक और प्रकार का विकल्प दिया आता है अलाइनमेंट के साथ, जिसको कहते हैं जस्टिफाई। जिसको अपन कहते हैं जस्टिफाई। तो ये 4 चीजें हमने देखी। पहले देखा लेफ्ट अलाइनमेंट, जो कि बाएं से दाएं लिखने का काम कर रहा है। सेंटर अलाइनमेंट, जो सेंटर में रह रहा है। राइट अलाइनमेंट, जो राइट से लेफ्ट लिखता है। और फिर अपन ने देखा जस्टिफाई, एक सीध में लाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यह अपना जस्टिफाई कहलाता है। चलिए अब इनके अपन कमांड्स की बात करते हैं। अलाइनमेंट्स के कमांड्स, यानी जो हमने अभी अलाइनमेंट्स पढ़े हैं, उनके लिए कमांड्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करता हूं तो एल से लेफ्ट, तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कमांड है कंट्रोल प्लस एल। लेफ्ट अलाइनमेंट का कमांड है कंट्रोल प्लस एल। फिर अगर अपन बात करते हैं राइट की, तो राइट अलाइनमेंट का कमांड होता है कंट्रोल प्लस आर।
आर से राइट, एल से लेफ्ट, आर से राइट। अब सेंटर समझना, सेंटर कंट्रोल प्लस सी हो नहीं सकता क्योंकि सी हमारा कॉपी का है। कंट्रोल सी, सी हम ऑलरेडी कॉपी को दे चुके हैं, ठीक है, कॉपी कमांड के लिए। तो सेंटर के लिए क्या होगा, कंट्रोल प्लस, अब यहां पर सीख लो, 3 लाइनें खींच दो सेंटर में, 3 लाइनें सेंटर में बना दे और फिर एक लाइन खींचें तो ये अंग्रेजी का कौन सा अक्षर बन गया, ई। तो ये अंग्रेजी का कौन सा अक्षर बन गया, कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। तो ये कमांड क्या हुआ, सेंटर के लिए कमांड हो गया कंट्रोल प्लस ई। तो ये 3 कमांड स्पष्ट हो गए, एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट और ई फॉर सेंटर। फिर जस्टिफाई का कमांड क्या होता है, जस्टिफाई, जे से जस्टिफाई, जे से जस्टिफाई। तो ये कमांड अपना हो गया कंट्रोल प्लस जे, जे से जस्टिफाई। तो आशा है ये चारों कमांड्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये 4 अपन ने देखे अलाइनमेंट्स, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ओके, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर एक और हमारे पास फीचर होता है, एक विशेषता होती है, हेडर एंड फुटर। एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर किसे कहते हैं, एमएस में हेडर एंड फुटर अपन किसे कहते हैं। तो देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण से आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक 100 पन्ने की फाइल है, आप वर्ड में आपने एक 100 पन्ने की फाइल टाइप करी, ठीक है। तो जो 100 पन्ने की फाइल आपने टाइप करी, अब जब आप उसका प्रिंट आउट निकालोगे 100 पन्ने आएंगे। अब आप चाहते हो प्रत्येक पन्ने पर, उस प्रत्येक पन्ने पर उस फाइल का नाम लिखा हुआ है, उस प्रत्येक पन्ने पर उसका नाम लिखा हुआ आए। तो अब तरीका तो यह है कि उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, जैसे किताब होती है, आप लोग कोई भी किताब देखते हैं तो प्रत्येक किताब के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ होता है, प्रत्येक किताब के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ होता है। तो जो प्रत्येक किताब के ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, वो कहलाता है हेडर। अब देखिए लिखने का तरीका क्या है हेडर को, या तो एक तरीका यह है कि हम बार बार ऊपर टाइप करेंगे, तो वो तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, 100 बार अपने को टाइप करना है या कॉपी पेस्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार टाइप नहीं करके जो चीज, जो टेक्स्ट हमें फाइल के ऊपर की तरफ प्रदर्शित करना है, उसको हम इंसर्ट हेडर में जाकर टाइप कर सकते हैं, उसको हम इंसर्ट हेडर में जाकर टाइप कर सकते हैं। तो जो ऊपर की तरफ दिया जाता है टेक्स्ट, जो फिर फाइल के प्रत्येक पन्ने पर आता है, वो हेडर कहलाता है। हेड ऊपर, हेडर, हेड ऊपर, हेडर। और जो फाइल के नीचे की तरफ, फुट माने पैर, नीचे की तरफ, वो अपना कहलाता है फुटर। तो हेडर एंड फुटर का खास बात क्या है, हेडर एंड फुटर की खास बात क्या है, हेडर प्रत्येक पन्ने के ऊपर की तरफ दिया जाएगा और फाइल के प्रत्येक पन्ने पर स्वतः ही आएगा। उसी प्रकार से हेडर भी फाइल के प्रत्येक पन्ने पर स्वतः ही आएगा, जो फुटर है वो भी प्रत्येक पन्ने पर नीचे की तरफ स्वतः ही आएगा, ठीक है। हमें करना क्या है, इंसर्ट विकल्प में जाकर हेडर एंड फुटर का चयन करना है और वहां पर जाकर जो आपको हेडर देना है आप हेडर टाइप कर दीजिए। और फुटर में अक्सर वो कहता है आप डेट एंड टाइम डालना चाहते हैं, आप पेज नंबर डालना चाहते हैं, और फिर आप इनकी पोजीशन बता सकते हैं, इनकी लोकेशन बता सकते हैं कि आप उसको, आपको जैसे पेज नंबर आप डाल रहे हैं उदाहरण के लिए, तो आपको राइट साइड में पेज नंबर चाहिए या लेफ्ट साइड में चाहिए या सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो ये हेडर एंड फुटर के बारे में थोड़ी सी सूचना थी, ये हमने जाना हेडर कहां होता है, फुटर कहां होता है, इंसर्ट विकल्प में जाकर हम हेडर एंड फुटर दे सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम टूल्स की बात करेंगे। कुछ एमएस वर्ड के अंदर महत्वपूर्ण टूल्स होते हैं जिस पर से सवाल बनते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात करी थी कि जो हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं, जो भी हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर कंसेप्चुअल, सैद्धांतिक सवाल पूछे जाते हैं। देखिए कंप्यूटर हमारे सामने नहीं होता, प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं ली जा रही हमारी, तो ज्यादातर सवाल यदि हम बात करें तो सैद्धांतिक रूप से लिए जाते हैं। जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड्स हमने देख लिए, या कौन सी ये क्या है, जैसे हेडर क्या है, फुटर क्या है,
पैराग्राफ क्या है, वर्ड रैप क्या है, इस तरह से। भाई डिफॉल्ट लाइंस पे एक सवाल आया है, डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है? 1 होता है। डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1 का यूजुअली आप जानते ही हैं, जब भी आप एंटर प्रेस करते हैं तो एक ही नीचे आता है, तो वो 1 होता है। ठीक है, अब हम टूल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला टूल आता है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। उदाहरण समझा दूं, हम लोग मोबाइल फोन में अक्सर कुछ टाइपिंग करते हैं। जब हम मोबाइल फोन के अंदर कुछ टाइपिंग करते हैं तो अपने आप ही वो पूरे पूरे शब्द प्रदर्शित करता है। जैसे आपने लिखा JAIP, तो वो जयपुर दिखा देगा अपने आप पूरा। आपने लिखा DEL, वो अपने आप पूरा दिल्ली दिखा देगा, है ना। तो ये एक ऑटो टेक्स्ट है। तो अब यहां पर खास बात यह है, ऑटो टेक्स्ट यानी हम शुरू के कुछ शब्द लिखते हैं, शुरू के कुछ शब्द लिखते हैं, तो शुरू के कुछ शब्दों को लिखने पर वो पूरा का पूरा शब्द जब आ जाता है वो ऑटो टेक्स्ट कहलाता है। अब एक सवाल आया था, एक सवाल यह था कि ऑटो टेक्स्ट या शुरू के कितने अक्षर लिखने पर, शुरू के कितने अक्षर लिखने पर पूरा शब्द आ जाता है। सवाल यह था किसी महीने के, उदाहरण के लिए जैसे मैंने जनवरी लिखना है तो मैंने JAN लिखूं, तो किसी भी महीने के शुरू के कितने अक्षर लिखने पर महीने का नाम प्रदर्शित होता है। कितने अक्षर लिखने पर महीने का नाम प्रदर्शित होता है। ऑटो टेक्स्ट में यही होता है कि आप कुछ अक्षर लिखें तो शब्द पूरा प्रदर्शित हो जाएगा। तो इसका उत्तर है, जब भी हम किसी भी अक्षर के शुरुआती, किसी भी शब्द के जब भी हम किसी भी शब्द के शुरुआती 4 अक्षर लिखते हैं तो वो पूरा का पूरा शब्द प्रदर्शित हो जाता है। यही ऑटो टेक्स्ट है। फिर एक टूल इसके अंदर और आता है, वो टूल हमारा कहलाता है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट जी 3 नहीं है, आप ये चेक कीजिएगा, ये 4 है। ये 3 वाली गलती ना करें। जब भी हम किसी महीने के 4 शब्द लिखेंगे तब पूरा आएगा, ये 3 नहीं है, इसको आप कृपा करके जांच लीजिएगा। ठीक है, जब भी हम JANU लिखेंगे तब वो जनवरी आएगा। ठीक है ना, फिर भी आप इसको करके देख लीजिए अपनी तसल्ली के लिए, ये 4 आएगा। ठीक है, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट क्या होता है, हमने गलती से एक वर्ड लिख दिया HTE, जबकि हम लिखना चाहते थे THE, द। ठीक है, हम लिखना चाहते थे द, तो TH ये ऑटोमेटिकली संशोधन कर देता है। हमारी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो वर्ड में ऑलरेडी स्टोर्ड हैं और हमने गलती से कुछ टाइप किया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो वो स्वतः ही शुद्धि कर देता है, वो स्वतः ही शुद्धि कर देता है, तो वो अपना कहलाता है ऑटो करेक्ट। ये एक प्रकार का टूल है। फिर अपन बात करते हैं तीसरे प्रकार के टूल की। आप सभी लोग इससे भली भांति वाकिफ हो, यह कहलाता है हमारा स्पेल चेक। स्पेल चेक कैसे होता है? स्पेल चेक का मतलब क्या है? यहां पर स्पेलिंग चेक करना। हमसे कोई स्पेलिंग गलत हो गई, उदाहरण के लिए हमसे कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है, जैसे हमने कुछ भी यहां पे वर्ड लिख दिया, हमने यहां पर एक वर्ड लिखा या हम एक यहां पर कोई भी एक शब्द लिखना चाहते थे, THEE, हम द लिखना चाहते थे, लेकिन अगर कोई शब्द गलत हो गया तो गलत शब्द के नीचे क्या होगा कि गलत शब्द के नीचे इस तरह से लाल लाइन आपको दिखाई देगी। गलत शब्द के नीचे अपने को लाल लाइन दिखाई देगी, तो इसका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर हम क्या करेंगे, इस शब्द को सेलेक्ट करके F7 की का उपयोग करेंगे स्पेल चेक के लिए। F7 कुंजी का उपयोग करेंगे स्पेल चेक करके, या फिर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो वो अपने को बता देगा कि कौन सी स्पेलिंग अपने को सुधारनी। अब इसको समझना है हमें, ये तो कमांड हो गया स्पेल चेक का, लेकिन स्पेल चेक में स्पेलिंग मिस्टेक होती ही क्यों है? स्पेल चेक में स्पेलिंग मिस्टेक होती ही क्यों है?
वो समझना है। देखिए, हम जो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, जो एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें अपन एक शब्दकोश का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें अपन एक डिक्शनरी का प्रयोग कर रहे हैं, और वो डिक्शनरी यूएस अमेरिकन बेस्ड डिक्शनरी है। अब जो शब्द उसको डिक्शनरी में मिल जाता है, जो शब्द उसको डिक्शनरी में मिल जाता है, वो शब्द बीच में आपने एक बात छेड़ दी है, 1.15 आधुनिक वर्जन में है, ये सही है आपकी, ठीक है। तो पहले हम इस पे ध्यान देते हैं। जो शब्द हमको डिक्शनरी में मिल जाता है, वो जो शब्द है उसको तो वो स्पेलिंग एरर नहीं देता, परंतु जो शब्द उसके डिक्शनरी में नहीं होता, उदाहरण के लिए आप सभी के नाम है, उदाहरण के लिए आप सबके नाम, जैसे कोई एक नाम हमने यहां पर लिया राम। अब राम के नीचे वो लाल लाइन देगा क्योंकि राम उसको अमेरिका की डिक्शनरी में नहीं मिल रहा, उसको वो डिक्शनरी में नहीं मिल रहा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें 3 विकल्प मिलते हैं। पहले तो उसको चेंज कर दें जो हमें वो सजेशन दे रहा है, दूसरा उसको इग्नोर कर दें कि नहीं साहब ये स्पेलिंग सही है, आप इसको स्पेलिंग मिस्टेक मत मानो, दूसरा विकल्प। और तीसरा विकल्प होता है ऐड टू डिक्शनरी, यानी आपका ये जो शब्द है राम, ये सदा के लिए डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। किसी का भी नाम जैसे अपन ऐड कर सकते हैं, तो वो डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गया, तो दोबारा आपको ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड या टूल की हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मेल मर्ज, जिसको हम कहते हैं मेल मर्ज। देखिए, जो ग्रीन लाइन होती है, ग्रीन लाइन आती है जनरली कोई हमारी टाइपिंग के अंदर कॉमा लगना चाहिए था पहले, या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, यानी व्याकरण की अशुद्धि है, अंग्रेजी के व्याकरण की अशुद्धि है, तो वो उसके नीचे ग्रीन लाइन देता है। और स्पेलिंग की जहां तक त्रुटि होती है तो वो उसके नीचे लाल रेखा से प्रदर्शित करता है, लाल लाइन से प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब मेल मर्ज किसे कहते हैं समझ लेते हैं। यहां पर मेल मर्ज का अर्थ है, ये सिद्धांत हमारा क्यों काम आता है, यदि मान लीजिए यदि एक निमंत्रण पत्र है और उस निमंत्रण पत्र को उस निमंत्रण पत्र को हमें सैकड़ों लोगों को भेजना है, तो एक तरीका तो क्या होता है, एक तरीका तो यह है कि प्रत्येक पत्र के ऊपर, यह हमारा निमंत्रण पत्र था, और प्रत्येक पत्र के ऊपर उन सैकड़ों लोगों के नाम और नंबर लिखें और उसको भेजें। तो ये तो बार बार कॉपी पेस्ट करना या टाइप करना पड़ जाएगा और बहुत मुश्किल काम है ये, ठीक है। तो अब हम क्या सोचा, फिर हमने क्या किया, मेल मर्ज के अंदर क्या होता है, यहां पर 2 फाइलों का निर्माण होता है। मेल मर्ज के अंदर 2 प्रकार की फाइलों का निर्माण होता है। तो जो 2 फाइलों का निर्माण होता है, एक फाइल तो होती है हमारी मेन फाइल, एक फाइल हमारी कहती है मेन फाइल, जिसके अंदर जो निमंत्रण पत्र या जो पत्र हमें भेजा जाना है वो पत्र लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरी फाइल हमारी होती है डाटा फाइल। इस डाटा फाइल के अंदर हमें जितने भी लोगों को नाम, एड्रेस, जितने भी लोगों को वो पत्र भेजना है, तो वो अलग अलग नाम, एड्रेस इसमें स्टोर्ड होते हैं। अब जब मेल मर्ज प्रक्रिया चलाई जाती है, जब मेल मर्ज प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, हम यहां ऊपर की तरफ ये ऑटोमेटिकली एक एक नाम अपने आप रखा जाता है और लेटर प्रिंट होकर निकलता जाता है। भले ये 100 हो या कितने भी हैं, तो वो अपने आप निकलता जाएगा प्रिंट होकर, ओके। तो ये हो गया मेल मर्ज प्रक्रिया, यानी 2 तरह की फाइल है। तो कहां पे प्रयोग हो रहा है मेल मर्ज का, मेल मर्ज का प्रयोग होता है यदि एक ही पत्र को बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना है। तो इस तरह के सवाल आते हैं, उसके लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग होगा जहां पर एक ही पत्र को हमें बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना होता है, ठीक है। तो जो वर्ड की महत्वपूर्ण बातें थी, लगभग सारी बातें थी, वो हमने यहां पर कवर करी। फॉर्मेटिंग हमने कवर करी, टेक्स्ट एडिटिंग यहां पर हमने कवर करी, और बहुत सारी चीजें हमने यहां पर देखी।
पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है, पेज फॉर्मेटिंग क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है, उसके बाद अपन ने अलाइनमेंट्स देखे, उसके बाद टूल्स देखे, ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, स्पेल चेक, मेल मर्ज। तो इस तरह से हमने वर्ड के ये जो हमने चीजें पढ़ी हैं, आप जांचिएगा, चेक कीजिएगा और इसी तरह के सवाल आपको मिलेंगे। आगे हम और लेंगे, इसी तरह से हम अगले चैप्टर्स अपनी शुरुआत करेंगे पावर पॉइंट की और इंटरनेट की। तो आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।